दोस्तों आज की अब तक की जो सबसे बड़ी दो खबरें वो ये है कि ईरान ने अपना रिस्पांस, अपना जवाब दे दिया है। आपको पता है, अगर आप मेरे वीलॉग्स फॉलो कर रहे हैं, अमेरिका ने अपना प्रपोजल ईरान के हवाले किया था थ्रू पाकिस्तान। ईरान ने कुछ दिन उस पर सब्र किया, मतलब उस पर फौरी रिस्पांस नहीं आया ईरान का, कुछ देर वो रुका। और अब ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि अब की बार ईरान रिजेक्ट कर दे वो प्रपोजल, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने अपना प्रपोजल दे दिया है। क्या प्रपोजल है थोड़ी देर में आपको बता दूंगा दोस्तों। इसके साथ साथ जो बड़ी खबर है, बहुत बड़ी, मुश्तबा खामनाई वो मैदान में आ चुके हैं। यानी इससे पहले कहा यह जा रहा है कि इससे पहले उनकी तबीयत खराब थी, यानी उनकी शदीद जख्मी थे वो जो हमले हुए थे। कुछ लोगों ने यहां तक भी कहा है कि उनकी एक टांग भी काटी जा चुकी है। इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं आई, ये भी नहीं पता कि वो फिलहाल उस हालत में है या नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म हो गया है कि वो अब बाकायदा तौर पे अपने कंट्री को लीड करने की पोजीशन में आ चुके हैं। नो दिस इज ह्यूज। और कहा यह जा रहा है कि ये जो मौजूदा हमले हुए हैं, जो ईरान ने हमले किए हैं, इसके पीछे जो मास्टरमाइंड, जो थॉट है, वो खामनाई साहब की है, यानी आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई की है। इसके अलावा ये जो जवाब अब आया है, यानी अब जो ईरान ने जवाब दाखिल करवाया है, ये भी मुश्तबा खामनाई के कहने पे, और ये जवाब भी उन्होंने लिखवाया है। सो दिस इज ह्यूज। इसको हर बड़े इदारे ने कोट किया है, बीबीसी है, रॉयटर्स है, हर बड़ा जो मीडिया आउटलेट है वो कह रहा है कि मुश्तबा खामनाई इज इन द फील्ड राइट नाउ। तो ये है दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन। अब तीसरी बड़ी खबर मैं आपको बता देता हूं कि इस वक्त जो है वो कतर मैदान में आ चुका हुआ है और रशिया भी मैदान में आ चुका हुआ है। लग ये रहा है कि अब की बार एक बहुत ही जामे, बहुत ही वाजे और बहुत ही ऑथेंटिक किस्म का पैक्ट होने जा रहा है, डील होने जा रही है। याद रहे मेरे पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि ये डील अमेरिका ने मांगी है, ये डील ट्रंप ने मांगी है, और ऐसा लग रहा है, एनालिस्ट ये कहते हैं कि इस डील के पीछे अमेरिका की फ्रस्ट्रेशन है, अमेरिका की डेस्परेशन है। यानी एक तरह से मिन्नतें करके ये डील हासिल की गई है। क्यों? क्योंकि अमेरिका को समझ आ चुकी है कि अब ये जंग वो लंबे सस्टेन नहीं कर सकता। इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट इतनी ज्यादा है नाजरीन कि जंग सस्टेन ही नहीं हो पाएगी। नाउ दिस इज ह्यूज। अब मेरे पास जो खबरें हैं, सबसे पहले तो हुआ ये है, एएफपी न्यूज एजेंसी, ये मैं आपको कोशिश करूंगा कि स्क्रीनशॉट्स भी आपके सामने आ जाए। ड्रोन्स वर लॉन्च्ड एट सेवरल टारगेट्स इन गल्फ ऑन संडे with one hitting a freighter sailing towards Qatar as Tehran warned the United States it would go no longer hold back from retaliatory strikes। हो ये रहा है कि ईरान मुज़ाकरात भी कर रहा है और अब वो साथ साथ हमले भी कर रहा है। वो अमेरिका से ये कह रहा है कि अगर तुम कोई भी हरकत करोगे, यानी कुछ भी ऐसा काम करोगे अगर तुम, जिससे कि होर्मुज के अंदर अपने जहाज डालना, उस रास्ते पे डाल देना, या वहां पर फंसे जहाजों को निकालने की कोशिश करना, या कुछ भी और ऐसा करना कि जिससे होर्मुज का पर जो हमारा कब्जा है वो कॉम्प्रोमाइज हो, हम हमला करेंगे, और वो हमले कर रहे हैं दोस्तों। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है, कामरान यूसुफ लिखते हैं, विद ईरान्स मच एंटिसिपेटेड रिस्पॉन्स हैज नाउ कम। यानी ईरान का जो रिस्पॉन्स जिसका इंतजार सब कर रहे थे वो चूंकि अब आ चुका हुआ है। सम अदर डेवलपमेंट्स ऑन ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट आर नोटवर्दी। अमेरिका और ईरान तनाज़े की कुछ और भी अहम पेशरफ्त है जिस पर जो गौर तलब है, जिस पर गौर करना चाहिए। क्या? एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है जिसके बारे में शायद ही किसी ने इंफॉर्मेशन पहुंचाई है, वो ये कि कतर के प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका का दौरा किया है। अच्छा, मैंने कहा था ना कतर भी वापस मैदान में आ चुका है दोस्तों। ईरानियों ने अब कतर से भी मामलात अपने बेहतर कर लिए हैं, और जब मैं आपको बताऊंगा कि ईरानियों ने और क्या किया है, ईरानियों ने सऊदी अरब के साथ भी मामलात बेहतर कर दिए अपने, मैं ये भी बताऊंगा आपको हुआ क्या है दोस्तों। सऊदी अरब ने जितने भी ईरानी हुज्जाजे कराम थे उनमें से किसी को भी मना नहीं किया, ईरानियों के हज पर पाबंदी नहीं लगाई। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत बड़ी हुई हैं, जो कि मेजर चीजें हुई हैं नाज़रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आगे वो कामरान साहब लिखते हैं, अच्छा, और फिर हाँ, जेडी वैंस से मुलाकात होती है कतरी प्राइम मिनिस्टर की, एंड ट्रेवल टू मायामी टू मीट स्टीव विटकॉफ, ट्रम्प्स पॉइंट मैन फॉर मिडिल ईस्ट, एंड सेक्रेटरी रूबियो इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट। कतर के प्राइम मिनिस्टर फ्लाई करके मायामी गए हैं, स्टीव विटकॉफ, पता है ना, जो मुज़ाकराती टीम का हिस्सा है ट्रम्प की तरफ से, उससे मुलाकात की है जाके, दिस इज इंपॉर्टेंट, और उसके बाद सेक्रेटरी रूबियो से भी मिले हैं। अच्छा, अब आप देखें कि हो क्या रहा है यहां पे। कतर जिस पर हमले हुए हैं,
जो तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा हमले सहने वाला मुल्क है ईरान के, वो कतर है। अब यही कतर है जो पाकिस्तान, जो ईरान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहा है। और आज एक और डेवलपमेंट होती है दोस्तों, LNG से भरा हुआ टैंकर। अब आप देखें कि असर कैसे पड़ता है अलाइनमेंट का। LNG से भरा हुआ टैंकर कतर की LNG लेके बहरे हुर्मुज़ से गुजर के पाकिस्तान पहुंचा है। ये आज की खबर है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसका मतलब क्या है? कतर के ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं। LNG टैंकर किसका था? पाकिस्तान का था। पाकिस्तान ने खरीदी LNG कतर से, और कतर का टैंकर बड़े आराम से पहुंच गया। अब पाकिस्तान इस वक्त उस स्टेज पे है कि जहां पे अगर वो ईरान के लिए अपने 6 दरवाजे खोलता है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, ईरान पे ब्लॉकेड, इस वक्त ब्लॉकेड नाफिज है, लेकिन ईरान को ट्रेड करने के लिए एक और रूट चाहिए था। पाकिस्तान ने 6 कॉरिडोर्स खोल दिए। अमेरिका मुखालफत नहीं करता, यहां तक कि जब डोनाल्ड ट्रंप से एक अमेरिकी सहाफी ने सवाल किया कि आप तो कहते हैं पाकिस्तान दोस्त है हमारा, ईरान के लिए वो अपने 6 दरवाजे 6 कॉरिडोर्स खोल रहा है, ट्रंप ने झिड़क दिया उस सहाफी को। उसने कहा कि खामोश, मैं पाकिस्तान अमेजिंग कंट्री, प्राइम मिनिस्टर की तारीफ की, फील्ड मार्शल की तारीफ की, खामोशी है। एक तरह से नजर चुराई हुई अमेरिका ने। एक फिर यही पाकिस्तान कतर से LNG ले रहा है, बहरे हुर्मुज़ से गुजर रही है, ईरान ने नजर चुरा ली अपनी, या फिर ईरान ने अलाउ कर दिया। तो पाकिस्तान अगर देखा जाए तो डिप्लोमेटिकली इस वक्त हम हर जगह पे मजबूत खड़े हैं। नाज़रीन आगे सुनिए, अहम खबरें मेरे पास नाज़रीन। अच्छा हाँ जी, द टेलीग्राफ की खबर है। अभी मैंने जो पहले खबर दी थी आपको, उसकी तस्दीक होने जा रही है। टेलीग्राफ कह रहा है द इस्लामिक रिपब्लिक क्लेम्स सुप्रीम लीडर अनसीन सिंस फेब्रुअरी मिसाइल स्ट्राइक इज इन फुल हेल्थ। मुश्तबा खामनाई पूरी तरह सेहतयाब हो चुके हैं, टेलीग्राफ की खबर है। और बेसिकली वो कोट कर रहा है ईरान के स्टेट मीडिया को, और वो ये बता रहा है कि मुश्तबा खामनाई जो है वो सेहतमंद हो चुके हैं, और अब वो इस पोजीशन में हैं कि न सिर्फ मुल्क को लीड करें बल्कि IRGC को भी लीड करें। ये बेसिकली खबर दे रहा है। अब इसका मतलब है कि जो मुज़ाकरात पहले हो रहे थे उसमें जो कंफ्यूजन था, अभी कंफ्यूजन बड़ा मैटर करता है। सुनिए जरा, देखिए हो क्या रहा था। IRGC सख्तगीर लोग हैं, उनको अमेरिका से बदला लेना है, इसलिए वो जरा जंग की तरफ माइल थे। जो डिप्लोमेट्स हैं या जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो चाह रही थी किसी न किसी तरह से मुज़ाकरात हो जाए, और इस चीज को लेके कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तनाज़ा था। ठीक है, और हो जाता है, हर जगह ऐसा होता है, तनाज़ा था। अब सुप्रीम लीडर ईरान का अगर मैदान में आ गया है, इसका मतलब यह है कि अब पावर चूंकि उनके पास है, लिहाजा अब एक ही अथॉरिटी है जहां से डिसीजन, जहां से फैसला आएगा, और वो फैसला हुकूमत को भी मानना पड़ेगा, पासदारानी इनकलाब को भी मानना पड़ेगा, फौज को भी मानना पड़ेगा। सो पहले जो कहीं ना कहीं वेस्ट या ट्रंप या दीगर लोग कहते थे कि ईरान से मुज़ाकरात करते वक्त हमें कंफ्यूजन हो रहा है किसकी कौन सही बात कर रहा है, वो कंफ्यूजन भी खत्म हो जाएगा इस बड़ी डेवलपमेंट के बाद नाज़रीन। अच्छा आगे सुनिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अच्छा, वली नसर एक बड़ी कमाल बात करते हैं, वो कहते हैं एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ where Iran Saudi relations stand right now is that despite the war both sides have gone to great lengths to make sure Iranian pilgrims will go to Hajj later this month. This was an important element of their normalization agreement in Beijing and they have acted to protect it from the war. अच्छा, ये अब जो है ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वली नसर ने जवाब दिया है बेसिकली एक और आदमी को, मैं उसका असल ट्वीट पढ़ के सुना देता हूं। वो कहते हैं कि ईरान का और सऊदी अरब के तनाज़े का जो हल है हमें इस सूरत में नजर आया कि दोनों ममालिक ने बड़ी कोशिश के बाद ये मेक श्योर किया कि जो ईरानी हुज्जाज कराम है वो इस साल भी हज कर सके। हालांकि अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली दोनों ममालिक जो है वो एट वॉर थे, वो आपस में जंग कर रहे थे दोस्तों, अभी भी हालत जंग में है कहीं ना कहीं नाजरीन। तो उसके बावजूद जो ये कुछ हुआ है, और वली नसर कह रहे हैं, अब बाय द वे याद रखिए वली नसर जो है वो बहुत छोटे मोटे एनालिस्ट नहीं है, बहुत बड़ा नाम है इनका नाजरीन। ये प्रोफेसर हैं जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के और सीनियर एडवाइजर हैं स्टेट डिपार्टमेंट एंड ऑथर ऑफ ईरान्स ग्रैंड स्ट्रैटेजी, यानी अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के सीनियर एडवाइजर भी हैं वली नसर बाय द वे। अच्छा, इनका ये कहना है, इन्होंने जवाब किसको दिया, ये बेसिकली कार्ल बिल्ड जो है ना वो अरब न्यूज को कोट कर रहे हैं। अब देखें कितना बड़ा प्लान था इजराइल का जो नाकाम हुआ है, इसी पर कमेंट किया है वली नसर ने। प्लान क्या था कि अरब ममालिक को ईरान से लड़वाया जाए, खास तौर पे सऊदी अरब को ईरान से लड़वाया जाए। अब यहां पे अरब न्यूज का आर्टिकल सुनिए, वो कहते हैं कि
had the Israeli plan to ignite war between US and Iran succeeded, the region would have been plunged into ruin and destruction. US नहीं, sorry, us लिखा है उन्होंने. Israel would have succeeded in imposing its will on the region and remained the only actor in our surrounding. वो लिखता है कि अगर इजराइल कामयाब हो जाता हमें ईरान से लड़वाने में. अच्छा, एक चीज आप माने ना माने कि सऊदी अरब पे हमले हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं हुए, लेकिन सऊदी अरब ने बड़ी रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है. बल्कि दीगर गल्फ स्टेट्स जो हैं उन्होंने भी बड़ी रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया. ईरान के अपने रीजंस हमला करने के, लेकिन जो गल्फ स्टेट ने पलट के हमले नहीं किए, ये था बेसिकली इसराइल के प्लान को नाकाम बनाने का तरीका. और इससे बेहतर तरीका नाज़रीन और कोई नहीं हो सकता. इसराइल के प्लान को जो कैसे नाकाम बनाया आपने. देखिए, अगर अरब ममालिक पलट के ईरान को जवाब देते, जो को सलाहियत रखते थे, ऐसा नहीं कि सलाहियत, भले उनके पास जो असलहा है वो अमेरिकन असलहा है, लेकिन सलाहियत तो है, चला तो सकते थे, कुछ ना कुछ नुकसान तो करते वो, तो ये जंग बहुत बड़ी हो जाती. और खुद अरब न्यूज़, एक बात याद रखें, सऊदी अरब में या इन ममालिक में अगर कोई आर्टिकल ऐसा लिखा गया है, इसका मतलब है कि हुकूमत का विजन भी यही है, वहां की बादशाहत का विजन भी यही है, वरना आप ऐसे आर्टिकल्स लिख नहीं सकते. अगर इतना बड़ा एनालिस्ट अरब न्यूज़ के अंदर ये बात लिख रहा है, इसका मतलब है कि यही बात जो है वो वहां के हुक्मरानों की भी यही ज़हनियत है. वो भी नहीं चाहते थे कि हमने इजराइल के प्लान को कामयाब होने दें. ये प्लान खत्म हो गया इजराइल का. इस पे आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए. अच्छा जी, हाँ जी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट. अच्छा, आगे सुनिए. विवेन नरीम जो है, ये है बेसिकली गल्फ ब्यूरो चीफ है न्यूयॉर्क टाइम्स की. अब मैं जिस बंदे को कोट कर रहा हूं उसकी क्रेडिबिलिटी देखिए आप, और यहां से आपको पता चलता है कि इस खित्ते में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर मुतारिफ हो गया है. यहां से आपको, और आपका विजन बहुत क्लियर हो जाएगा इस एक खबर के बाद जो मैं आपको देने जा रहा हूं नाज़रीन. ये मैं आपको पहले तारुफ करवा दूं. विवियन नरीम है, गल्फ ब्यूरो चीफ है न्यूयॉर्क टाइम्स की, फॉर्मली जो है वो बिजनेस की ब्यूरो चीफ रह चुकी है और जर्नलिस्ट है इन द अरेबियन पेनिनसुला सिंस 2011. ट्वीट सुनिए, उनका आर्टिकल है बेसिकली. वो कहते हैं, ग्रुप ऑफ 4 रीजनल पावर्स, खित्ते की 4 ताकतों का एक गिरोह, ठीक है, इजिप्ट, मिस्र, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्किया आर क्लोजिंग रैंक्स, इकट्ठे हो गए हैं. The new Middle Eastern quadrilateral appears to be an attempt to counterbalance Israel's designs to redraw the map of the Middle East and to address shared security concerns. जो ये ग्रुप बन गया ना, एक इजिप्ट का, तुर्किया का, पाकिस्तान का और दूसरा सऊदी अरेबिया का, इसने क्या किया है, इसने मशरक़ वस्ता का जो पावर बैलेंस था उसको रीडिफाइन कर दिया. और इस खित्ते के अंदर इजारादारी होने जा रही थी इसराइल की. उस इजारादारी के प्लान को, वो जो ग्रेटर इसराइल का प्लान था, उसको तोड़ के रख दिया दोस्तों. ये है बड़ी बात. ये खुद जो मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा नाज़रीन. क्योंकि देखें, पाकिस्तान का किरदार समझिए. मैं आज शाबाश देता हूं पाकिस्तान को. अगर पाकिस्तान स्टेप इन ना होता दोस्तों, तो प्लान तो यही था ना कि अरब मुल्कों को आपस में लड़ा दो, ईरान को सबके साथ लड़वा दो, और लड़वाने के बाद अमेरिका निकल जाता यहां से. अमेरिका तो वैसे ही निकल चुका है, तो फिर सिर्फ एक प्लेयर बचता, वो था इसराइल. और इसराइल की उंगलियों पे पूरे का पूरा खित्ता नाचता. पाकिस्तान ने वो प्लान जो है वो तबाह करके रख दिया. और अगर आप इसराइल के मीडिया को फॉलो करें तो वहां पे अब ईरान के बाद जो नंबर 1 दुश्मन है इसराइल का, वो 2 ममालिक हैं, तुर्की और पाकिस्तान दोस्तों. और मुझे लगता है पाकिस्तान ज्यादा बड़ा दुश्मन माना जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट भी है, पाकिस्तान के पास सबसे बड़ी फौज भी है, पाकिस्तान के पास असर और रसूख भी है नाज़रीन. ईरान तुर्किया पे इतना यकीन नहीं करता, इतना भरोसा नहीं करता जितना पाकिस्तान पे करता है. अमेरिका पाकिस्तान पे बहुत भरोसा करता है. तो पाकिस्तान ने वो जो प्लान था ग्रेटर इसराइल का, वो चकनाचूर कर दिया. क्योंकि उसने, और अकेले नहीं किया, उसने जो खित्ते की, अब इजिप्ट के पास अरब ममालिक की सबसे बड़ी फौज है, उसने खित्ते की ताकतों को मिलाया और फिर उसने जो है वो एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें जंग भी रुक गई. अब देखा जाए जंग नहीं हो रही और जंग होगी भी नहीं. ये जो अभी आप मुंह मारी देख रहे हैं ना, एक ये ऐसी तो बेशक हो सकता है 2 साल चल जाए, इससे फर्क नहीं पड़ेगा. बहरे हुरमुज़ खुल जाएगी, मुंह मारी चलती रहेगी. अलबत्ता जो एक प्लान था, और समझ आ गई सबको, ऐसा नहीं कि सब बेवकूफ थे, समझ आ गई, अरब ममालिक को भी समझ आ गई कि लड़ना हमारे हक में नाज़रीन है नहीं. तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे विवेन ने की है. most notably the United States Israel war with Iran. इस जंग ने जो काम किया है ना, वो कमाल कर दिया. आगे मैं अब
बड़े मजे का आर्टिकल है जो मैं अरब न्यूज में छपा है, जिसको मैं कोट यहां पे कर रहा हूं। और ये लिखा किसने? प्रिंस तुर्की अल फैसल ने लिखा है। ये बेसिकली आपको पता ही है, ये बेसिकली साबिक इंटेलिजेंस चीफ रह चुके हैं सऊदी अरेबिया के। उनका आर्टिकल का एक छोटा सा हिस्सा आज मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो कह रहे हैं, टुगेदर विद पाकिस्तान सऊदी अरेबिया इज एक्सटिंग्विशिंग द फायर ऑफ फाइटिंग, हेल्पिंग प्रिवेंट एस्केलेशन एंड गिविंग एडवोकेट्स ऑफ पीस होप, राइट्स प्रिंस तुर्की अल फैसल। पाकिस्तान के साथ मिलकर सऊदी अरब जो है वो खित्ते के अंदर अमन का एक नया निजाम पैदा कर रहा है, पाकिस्तान के साथ मिलकर। यह था इंपॉर्टेंट। और इसके पीछे असल आर्टिकल को अगर आप पढ़े, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, तो उस आर्टिकल में लिखा है कि बेसिकली इसराइल के प्लान को नाकाम बना के पाकिस्तान ने खित्ते में अमन कायम किया है। यह प्रिंस तुर्की अल फैसल कह रहे हैं, यह आपकी मेरी बात नहीं है। और सऊदी अरब के साबिक इंटेलिजेंस चीफ है ये। यानी इसका मतलब है सऊदी हुकूमत का मौकफ एक है, और जब सऊदी हुकूमत को एक मौकफ रखती है तो दीगर अरब स्टेट सऊदी अरब को फॉलो करती है। यहां से आपको मजीद क्लैरिटी मिल जाती है दोस्तों। तो अब तक के लिए वीडियो में इतना ही। आप लोगों को अच्छी लगी हो, यकीनन लगी होगी। सब्सक्राइब करें चैनल को, जो कि आप कम करते हैं। तो अगर आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं मेरे काम को तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझसे लाइव बात करना चाहते हैं, फेसबुक पे मैं लाइव आता हूं, तो फेसबुक पेज को सिर्फ फॉलो नहीं करना, फॉलो तो करना ही करना है, सब्सक्राइब भी करना है। अपना ख्याल रखिए नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।